अस्सलाम वालेकुम। ये स्टोइचियोमेट्री के जो सेकंड पार्ट है उसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 15 एमसीक्यूज़ जो है हमने पहले पार्ट में डिस्कस किए थे, अब सेकंड में उसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि एक्चुअल यील्ड विल रीच टू थ्योरेटिकल यील्ड इफ़ परसेंटेज यील्ड इज़, कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर हो जाती है, उसको पहुंच जाती है जब हमारे पास क्या हो जी, जब हमारे पास परसेंटेज यील्ड कितनी होनी चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास चूँकि जो परसेंटेज यील्ड है, परसेंटेज यील्ड ये बराबर होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, इसके बराबर होती है और मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि परसेंटेज है तो 100 से। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो कहते क्या होना चाहिए जब एक्चुअल यील्ड विल रीच थ्योरेटिक। अच्छा, कि एक्चुअल यील्ड जब थ्योरेटिकल इफ़ क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, एक्चुअल यील्ड विल रीच टू थ्योरेटिकल यील्ड इफ़ परसेंटेज यील्ड। ओके, तो ये कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज यील्ड कितनी हो के एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड को पहुंच जाए। तो देखें कि जब एक्चुअल यील्ड जो है तो थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर हो जाए, सपोज़ ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड आती है ये कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। इसलिए हमारे पास ऑप्शन ये बनता है। इसी तरह कोई और भी हो सकता है, ये 20 लेते हैं, ये भी 20 लेते हैं, तो हमारे पास जो ये कैंसिल हो जाएंगे तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी, 100 यील्ड। हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो बराबर हो जाती है, तो उस टाइम परसेंटेज यील्ड जो है वो आपके पास क्या होती है, 100% होती है, और ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, कि थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल यील्ड बिकॉज, कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है हमेशा एक्चुअल यील्ड से कम होगी, क्या वजह। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है कि हमेशा एक्चुअल यील्ड जो होती है वो थ्योरेटिकल से कम हो सकती है। तो हम देख सकते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन इसमें लगेगा, क्योंकि ये है ही गलत, इसमें कोई ऑप्शन बनता ही नहीं। ओके, उसके बाद मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज रेसिपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मोलर वॉल्यूम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो उसका जो है, तो ये वगैरह है, उसका कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम होते हैं 1 मोल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कहते क्वेश्चन नंबर 19 है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP इज़ वॉल्यूम ऑफ, कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये वॉल्यूम किस चीज़ को होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का कोई भी गैस है जो 1 मोल है उसका वॉल्यूम यही होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी। ओके, तो इसको देखें जी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये आपके पास बनते हैं कार्बन का 12 के ऑक्सीजन का 32, तो ये हमारे पास तकरीबन 44 बन रहा है जी। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास इसके साथ हम ग्राम लगा लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल कोई भी चीज़ हो तो हम कहते हैं कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं जब 1 मोल हो। हम कह सकते हैं कि जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम नहीं है, हमारे पास क्या है, 22 ग्राम है। 22 ग्राम का मतलब है कि इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 44 को 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 वाला जो है हाफ हो जाएगा, 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये आपके पास है। ओके, उसको भी 2 से डिवाइड करो, इससे 2 से आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन बनती है वो कौन सी बनती है जी, हमारे पास सी ऑप्शन बनता है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं, कहते हैं 5 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन, 5 मोल्स में कितने ग्राम। तो वाटर का देखें, अगर इसका फार्मूला देखें हम वाटर का H2O, तो हाइड्रोजन का मैस 2 हाइड्रोजन में 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारे पास 18 बन गया इसका मैस ना। अब हमारे पास 1 मोल का 18 है, अब हमसे पूछ रहे हैं 5 का, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 5 कितना हो जाएगा, 90, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी।
21 हो गया था, ओके 22। कहते विच वन इज़ ट्रू फॉर मोल, मोल के लिए कौन सी इसमें ऑप्शन ट्रू है? तो मोल काउंटिंग यूनिट है, चीज़ों को काउंट करते हैं, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी है, ठीक है। और क्या फार्मूला मैस ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल फार्मूला मैस ऑफ सब्सटेंस को ग्राम में शो करें तो ये आपके पास मोल होता है। कंटेंट 6.023 में 10 के बाद 23 पार्टिकल, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि हम एक ऑप्शन को देख के ना उसी को टिक कर रहे होते हैं, बाकी ऑप्शन पे देखते नहीं, बोथ है एंड बी या ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी होते हैं, तो पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 23 के ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसको हम सीधी सी बात है स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं जी। क्वेश्चन 24 है कि डैश इज ऑब्टेन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल वर्क, एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन होती है, एक्सपेरिमेंटल भी उसी को बोलते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड, तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस। कि एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड जो है, बात है कि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्टेन होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट इज़ वन दैट इज़ कंज्यूमरली, जो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं जी, जो प्रोडक्ट फार्मेशन को कंट्रोल करते हैं उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो लेटर कंज्यूमर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एक्सेस रिएजेंट में होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि 26 परसेंटेज यील्ड, तो अभी हमने पहले भी बात की कि परसेंटेज यील्ड जो है हमारे पास क्या होती है? बराबर हो जाती है किसके? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी? 100 से, इसके बराबर होती है। तो देखें इनमें से कौन सा फार्मूला है? तो पहले नहीं है जी, क्योंकि 0.01 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा 10 से, तीसरा जो है एक्चुअल यील्ड, हाँ ये वाला ऑप्शन ठीक है, सी वाला। ओके, नेक्स्ट है कि एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, साइड रिएक्शन और मैकेनिकल लॉस, तो इसमें सारे ऑप्शन है कि रिवर्सिबिलिटी, कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, ये भी रीज़न होता है कि एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है थ्योरेटिकल से, कुछ साइड रिएक्शन उसके साथ ऑपरेट हो रहे होते हैं, और तीसरा मैकेनिकल, मसलन जब हम फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह चीज़ें उसके साथ फ्लास वगैरह के साथ रह जाती हैं, तो ये हमारे पास क्या है? मैकेनिकल लॉस में आते हैं। तो ये सारे ऑप्शन दुरुस्त हैं, किस वजह से? इन सारे रीज़न की वजह से हमारे पास एक्चुअल यील्ड जो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 28 है जी, कि STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 0 डिग्री एंड 1 ATM, बिल्कुल ठीक है। 273 केल्विन, अब 0 डिग्री बराबर होते 273 केल्विन के, तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। जब दो ऑप्शन ठीक हो तो फिर ऑल ऑफ दीज के चांसेस होते हैं, ठीक है। तीसरा अगर आपको कंफर्म ना भी होना तो आप ऑल ऑफ दीज पे जा सकते हैं, क्योंकि जब दो ऑप्शन आपको आते हो तो। तीसरा 273 केल्विन और 760 टार, बिल्कुल 1 ATM 760 टार के बराबर होता है, ठीक है। 760 टार 760 mm ऑफ Hg के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन आते हैं कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सब के बराबर होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन 29 है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये एक लॉ होता है जी, जिसको हम बोलते हैं क्या? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमें कहते हैं कि हमारे पास अगर गैसेज हैं, डिफरेंट गैसेज हैं, उनके टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और उनका वॉल्यूम सेम है, तो उनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपके पास क्या होंगे? सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मोल इज़ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, बिल्कुल अगर उसको ग्राम में इसको भी मोल बोलते हैं। फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट अगर उसको ग्राम में शो करें तो ये भी मोल, तो ये हमारे पास ये सारे ऑप्शन आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, ग्रॉस कंटेंट। ग्रॉस जो होती है ये एक यूनिट होती है जी, जिसमें हमारे पास कितनी होती है? 144 सिमिलर थिंग। अब इसको याद कैसे करें? जब दो चीज़ें होती हैं तो उसको पेयर बोलते हैं, ठीक है। जब 12 चीज़ें होती हैं तो उसको डज़न बोलते हैं। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 44, इसको ग्रॉस बोलते हैं जी। ओके, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, 1 ग्राम एटम है किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं जी, ठीक। mass of an atom compared to 112 the mass of 1 atom of carbon 12, इसका उसको relative atomic mass, ये उसकी relative atomic mass की definition है कि masses of an atom compared to 112 कार्बन का 112 जो 12 आइसोटोप वाला कार्बन है उसको mass से बाकी एलिमेंट के mass को कंपेयर करें, इसको relative atomic mass बोलते हैं जी। नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 34, 1 मोल ऑफ सक्रोज कंटेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ सक्रोज। ओके, अब देखें सक्रोज की अगर हम उसमें देखें तो क्या फार्मूला होता है जी? C12 डाइसैकराइड है ना, H22
और 11, ठीक है 11 सॉरी 14 मैंने लिख लिया, सॉरी। अब इनके मैस को जमा करें तो कार्बन का मैस 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इसका मैस होता है और 12 एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन का मैस 1 होता है और कितने एटम है जी, हमारे पास 22 एटम है जी, ठीक है। ऑक्सीजन के मैस 16 होते हैं और कितने एटम है, 11 एटम है, ठीक है। तो इनको जमा करें 12 144, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ पे आ जाएगा 16 ज़रब 11, तो 16 ज़रब 10 करें तो हमारे पास कितना होता है 160, 160 और 16 70 और 76, 176 इसका आ जाएगा, ठीक है। इन सब को जमा करें तो 4 और 2 6 और 6 12, तो 2 इधर आ जाएगा, एक ऊपर ऊपर चला गया जी, ठीक है। और 4 और 2 6 और 6 और 7 और 6 13, तो एक ऊपर से 14 हो गया, 4 इधर आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा जी, 1 2 3 342, तो 342 ग्राम इसका क्या होता है, इसका क्या होता है मोलर मैस, या 1 मोल में इतना इसका मैस होता है जी, ठीक है। ओके, फार्मूला ये मेन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, तो ये फिर आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक और वे भी हो सकते हैं। सुक्रोज के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज होते हैं ना, एक ग्लूकोज होता है एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है C6, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी एक और वे मेरे माइंड में आया, मैं आपको ना वो भी बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि C6H12 ज़रा टाइम बच जाएगा ना, C6H12O6 ये हमारे पास ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसका भी मैस 180 होता है, ठीक है। अगर यहाँ मैं सुक्रोज का फार्मूला देखूँ C6H12O6, इसका मैस भी क्या होता है 180, 180 180, इन दोनों को जमा करो तो हमारे पास क्या बनता है जी, हमारे पास 360 बनते हैं। मगर जब कंडेंसेशन होती है तो एक वाटर मालिक्यूल निकलता है, तो वाटर मालिक्यूल निकलने का मतलब है 18 में से इससे अलग कर लें आप, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 342 बन जाएगा। तो इससे भी वही आंसर आते हैं, जो आपको मेथड ईजी लगे उससे आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। बस ये कि मेथड आपको शॉर्ट होना चाहिए, विद इन टाइम आप उसको ताकि बड़ी आसानी सॉल्व कर सकें। ओके, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज C6H12O6, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड। तो देखें जी, इसको एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो सिंपलेस्ट रेशो एटम के दरमियान बताते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताते हैं। तो C6H12O6, इसको आप क्या कर सकते हैं, 6 इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 को 12 को और इस 6 को, तो हमारे पास कार्बन रह जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे 2 रह जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, ये भी बंद रह जाए। तो ये वाला फार्मूला जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड C6H12O6, व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, तो ये डी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है इन ग्लूकोज सिंपल रेशियो बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अभी हमने निकाली, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन भी 1 था, तो 1:2:1 ये हमारे पास रेशो आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एम्पेरिकल, इनमें से कौन सा एम्पेरिकल फार्मूला है, जो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके वो एम्पेरिकल नहीं होगा, तो ये एम्पेरिकल नहीं है। अब देखें बाकी सारे एम्पेरिकल है क्योंकि वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, तो इसमें अगर हम देखें ये पहला भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा भी, तीसरा एम्पेरिकल है, ये वाला एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं। जो सिंप्लीफाई हो सकें, ट्रिक आप ऐसे याद रखें, वो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो नहीं हो सकें वो एम्पेरिकल भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर भी। अब CH4 का जो फार्मूला है ये एम्पेरिकल भी है, मॉलिक्यूलर भी, क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम भी बता रहा है और सबसे सिंपलेस्ट वो रेशो भी है एटम की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव ओनली एनर्जी, नन ऑफ दिस, कोई एनर्जी नहीं होती 0 केल्विन के ऊपर, जो सारी मोशन वगैरह सीज हो जाती हैं। ए लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ द वन विच डिसाइड द डैश इन द रिएक्शन, जो हमें क्या डिसाइड करती है, नन ऑफ दिस,
कि ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताती है, ना कन्वर्जन बताती है, ना रेट कांस्टेंट बताती है। तो लिमिटिंग जस्ट प्रोडक्ट फार्मेशन का बताती है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस। एटॉमिक डैश ऑफ एन होल नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है तो ये होल नंबर में होते हैं, बाकी एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम या एटॉमिक रेडियस जो होते हैं ये होल नंबर में नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, इन ए न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होते हैं, एच आयन आर एब्सेंट, एच ओ एच आयन नहीं जी, दोनों नहीं, बोथ एच प्लस आयन एंड ओ एच आयन आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल बट इक्वल कंसंट्रेशन, ये वाला ऑप्शन ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन में एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जब बराबर होती है तो उसको न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं। जब एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो एसिडिक हो जाते हैं, जब ओ एच के आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो बेसिक हो जाते हैं। कहते हैं मेस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेस जो होता है वो कितना होता है, 0.55 मिलीग्राम होते हैं। आपने कैसे निकालना होता है कि मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻28 ग्राम, तो इसको आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है वोगैड्रो नंबर से, आपके पास ये वाला आंसर आ जाता है 0.55 मिलीग्राम। और लास्ट MCQ है हमारे पास, द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सोल्यूशन कंसंट्रेशन इज इन टर्म ऑफ, कि सबसे जो आसान मेथड है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, आप जो सोल्यूशन जिसमें बनाते हैं, तो हमेशा याद रखें आप जो लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, तो लेबॉर्ट्री में हमेशा कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं, मोलैरिटी वाला, ठीक है। मोलैरिटी इसको फार्मूला, इसी का हम सोल्यूशन बनाते हैं। तो दैट्स ऑल, ये हमारे पास क्वेश्चन थे आज के। इस सेशन के 15 मैंने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिए, 30 क्वेश्चन मैंने इस पार्ट में डिस्कस किए। तो इसको ये कि आप देखें, तो जो भी फिर मसला हो तो आप ये कि मुझे फिर पर्सनल में आप या ग्रुप में आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।